बेटे इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और आज हम लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इवेपोरेशन। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं इवेपोरेशन के बारे में क्या कहूँगी कि क्या आप बता सकते हैं कि बिना बॉइलिंग के भी कोई लिक्विड वेपराइज हो सकता है? या अगर हम दूसरी सेंस में कहें कि बिना बॉयल हुए या बिना बॉइलिंग पॉइंट को अटेन हुए क्या कोई लिक्विड वेपराइज हो सकता है या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और वो जो प्रोसेस है जिसमें कि बिना बॉयल हुए कोई भी लिक्विड या वाटर वेपोराइज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में आप ये देखो, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए बिना, दैट इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे कि आपकी मम्मी घरों में कपड़े धोती हैं और वो कपड़े जो हैं वो किसी भी तार पर जाकर सुखा देती हैं, तो क्या आप उन कपड़ों को बॉईल करते हो तब वो सूखते हैं? उनका पानी तो उड़ जाता है, तो वो कैसे ड्राई होते हैं? इवेपोरेशन से, बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए। इसी तरह से घर में जो गीला पोछा लगाया जाता है वो पोछा अपने आप सूख जाता है। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्या आप उस पानी को बॉईल करते हो फर्श पर गिराकर? नहीं, बिना बॉयल किए हुए ही वो पानी जो है वो वेपराइज हो जाता है और आपके घर का जो फर्श है वो सूख जाता है। फिर देखो, सीजनल रिवर्स, कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो कि बारिश के दिनों में आपको पता है कि आती हैं, वो बारिश के दिनों में उनमें पानी भरा रहेगा और बाद में वो अपने आप ही सूख जाएंगी। तो क्या हम रिवर के पानी को बॉयल करते हैं उसको सुखाने के लिए? नहीं, पानी बेटा उनका अपने आप ही सूख जाता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब इस इवेपोरेशन का कारण क्या है? आप ये देखो कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं टोटल। उन 60 के 60 बच्चों का सेम पोटेंशियल नहीं है पढ़ने का। सबके पास अपना अलग अलग तरह का माइंड है, सबकी जो पढ़ने की पावर है वो सबकी अलग अलग है। अब मान लिया आपके पास वो आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, हमने माना उन 60 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज और एवरेज के भी बीच के हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जो अच्छे पढ़ने वाले हैं। अगर उन अच्छे बच्चों को कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाए पढ़ाने वाला, तो क्या होता है कि ये 10 बच्चे जो हैं वो टॉपर्स में आ जाते हैं और जो बिलो एवरेज बच्चे थे वो एवरेज में आ गए। एवरेज बच्चे जो थे वो और अच्छे हो गए, जो इनसे अच्छे बच्चे थे वो और अच्छे हो गए। तो उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो पढ़ने की पावर है वो, या समझने की जो पावर है, या जो उनकी लर्निंग्स है वो बढ़ती चली गई, जिससे कि वो बच्चे और अच्छे से अच्छा करते चले गए। तो ये जो 10 बच्चे जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी या जिनका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, अब वो बच्चे टॉपर्स में आ गए, वो पूरी क्लास में टॉप करने लगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। पहले वो अपने सेक्शन में टॉप करते थे, अब वो सभी सेक्शंस को मिलाकर टॉप करने लगे। तो यही बात हम समझेंगे पार्टिकल्स के साथ, कि जो वाटर के या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है। ये आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने लिक्विड ले लिया और उन लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सबकी अलग अलग है। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी मान लेते हैं हम 5 जूल है, कुछ की एनर्जी 10 जूल्स है, कुछ की एनर्जी 15 जूल्स है, कुछ की एनर्जी 20 जूल्स है। तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। अब जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो जो पार्टिकल्स है वो सरफेस पर पाए जाएंगे। आप जब ऐसे पार्टिकल्स, इस तरह की लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं से भी अगर एनर्जी को गेन कर लेते हैं, वो आप सन एनर्जी से भी ले सकते हो, रूम के टेम्परेचर से भी ले सकते हैं वो पार्टिकल्स एनर्जी, वो एनर्जी को गेन करके और अपने बीच में पाए जाने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं
और ये पार्टिकल्स अब लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वेपर्स में ही पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी दूर दूर रह सकते हैं, और इन पार्टिकल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया और ये दूर दूर हो गए और वेपराइज हो गए। तो जो सरफेस पर पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत एनर्जी को गेन किया, कुछ तो उनके पास अपनी थी, कुछ उन्होंने गेन कर ली और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और उड़ गए। जो पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी थोड़ी सी कम थी, एनर्जी उनके पास भी आई है लेकिन उनके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं आई है कि वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें, तो वो और ज़्यादा एनर्जी को गेन करेंगे और हो सकता है वो भी उड़ जाए। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन की चलती है कि जैसे हमने कपड़े धोकर सुखाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उनको या तो फैला देते हैं या उसको हम धूप में डाल देते हैं। धूप में डालने से क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स उस कपड़े के अंदर हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और वेपराइज हो जाएंगे और कपड़ा हमारा सूख जाएगा। तो यही चीज़ हमने पढ़नी है इन द रीज़न ऑफ इवेपोरेशन, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न फॉर इवेपोरेशन। क्या है रीज़न फॉर इवेपोरेशन है बेटा, ये देखो ये है रीज़न फॉर इवेपोरेशन कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग है। सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि सरफेस पर हैं, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है देन अदर पार्टिकल और पार्टिकल्स से। देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम, इसीलिए उनके पास ये पावर है कि वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो द रीज़न ऑफ इवेपोरेशन, तो रीज़न क्या है इवेपोरेशन का, दैट इज़ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होना। इसके बाद देखिए बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया कि आपके घरों में मम्मी जब कपड़े धोती है तो उनको फैला कर सुखाती है, कभी भी उनको ऐसे के ऐसे निचोड़ कर या बाल्टी के अंदर ऐसे ही नहीं छोड़ देती है, उनको सुखाया जाता है, फैलाया जाता है। फैलाने का मतलब है कि उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दिया जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली एनर्जी है उसको गेन करके और वेपोराइज हो जाएंगे और इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है बेटा इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो डायरेक्टली रिलेटेड है, आपको पता ही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा पाएंगे और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पाएंगे तो वो इवेपोरेट भी हो पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ एक्चुअली वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में पाए जाने वाले या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले वाटर वेपर्स जो होते हैं दे कॉजेज़ द ह्यूमिडिटी। हम कहते हैं ना आज बड़ा ह्यूमिड सा कंडीशन है, कि बारिश के दिनों में हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत है आज, क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर्स जो है वो पानी में एयर में बढ़ जाते हैं। और अगर आप ये देखो, मान लिया कि आपने कपड़ा लिया और उसको बारिश के दिनों में आपने बाहर डाल दिया, तो क्या वो जल्दी सूखेगा, देर से सूखेगा? वो देर से सूखेगा बेटा। क्यों? क्योंकि पहले ही लिक्विड के पास बाहर जाने के लिए कंडीशंस ही नहीं है। पहले हमारे पास क्या था कि ये कपड़ा हमने सुखाया, बाहर जो एयर थी उसके पास पानी नहीं था, उसके पास वाटर वेपर्स कम थे। यहाँ के वाटर वेपर्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन अब बाहर जो एयर है उसमें पहले से ही वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन वाटर वेपर्स को जाने के लिए जगह ही नहीं है। जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी वो जाएंगे कैसे? जब तक नहीं जाएंगे इवेपोरेशन होगी ही नहीं। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है बेटा वो देखो, नेक्स्ट फैक्टर फॉर इवेपोरेशन इज़ विंड। कि विंड क्या करेगी, मान लिया आपने कपड़ा सुखाया, ये कपड़ा है और इसके आसपास जो एयर है उसमें मान लिया कि वाटर के वेपर्स हैं, तो
विंड क्या करेगी, हवा आएगी, इन वाटर वेपर्स को यहाँ से उड़ा ले जाएगी। तो जो कपड़े के अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो वेपराइज होना चाहेंगे, वो वेपराइज होकर फिर दोबारा से एयर में आ जाएंगे, फिर विंड आएगी, फिर इनको उड़ा ले जाएगी। यहाँ पर प्रेशर जो है वाटर का वो कम होता जाएगा, या क्वांटिटी जो है वाटर वेपर्स की कम होती जाएगी, और वो कपड़े में से निकल के बाहर आता रहेगा। तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया की हम बात करें, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड, बोथ ये तीनों चीज़ें जो हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, कि अगर ये तीन चीज़ बढ़ेंगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और ह्यूमिडिटी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो इवेपोरेशन घटेगा। तो ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गई होंगी चीज़ें। इसके बाद देखिए, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे करती है, उसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले एक चीज़ देखो कि इसके बेस क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। देखो, इवेपोरेशन हमने कहा कि किस वजह से है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज़ हैं। डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स आसपास से कहीं से भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वेपोराइज हो जाते हैं। मान लिया आपके पास ये एक लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड क्या करेगा, इस लिक्विड की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, और इस लिक्विड के पार्टिकल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, अब हीट एब्जॉर्ब करनी है। तो वो मान लिया हीट एब्जॉर्ब कर लेता है इसी कंटेनर के पार्टिकल्स से। इस कंटेनर के पार्टिकल्स जो हैं वो गर्म है, क्योंकि ये मान लिया धूप में रखा था, या कैसे भी इनके पार्टिकल्स की एनर्जी को हम ये मान लेते हैं कि वो उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं इससे हीट को गेन करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये इवेपोरेट हो गए, लेकिन साथ में क्या हुआ कि ये कंटेनर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी लिक्विड को दी इवेपोरेट होने के लिए, इनकी एनर्जी कम हो गई। जब इनकी एनर्जी कम हुई तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, दैट इज़ कूलिंग। तो इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग करती है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप अपने हाथ पर एसीटोन रखते हो तो एसीटोन से हमारा हाथ जो है वो ठंडा ठंडा हमें महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसीटोन इवेपोरेट होने के लिए हमारे हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एसीटोन खुद तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन हमारा हाथ जो है उसकी वजह से ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमने एनर्जी दे दी एसीटोन को इवेपोरेट होने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। कि भाई बहुत गर्म जब दिन होता है तो लोग अपनी छतों पर या ओपन ग्राउंड में क्या करते हैं, पानी को छिड़कते हैं, पानी को स्प्रिंकल करते हैं। क्योंकि पानी जब हम स्प्रिंकल करेंगे तो पानी क्या करेगा, इवेपोरेट होने के लिए उस गर्म ज़मीन से एनर्जी को गेन करेगा। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है बेटा वो कम हो जाएगा, या छत का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो कूलिंग इफ़ेक्ट छोड़ जाएगा, मतलब पानी। नेक्स्ट, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर दैन फ्रॉम अ कप। कप का सरफेस एरिया कम है, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ से इवेपोरेशन जल्दी होगी। इवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो जब टी या मिल्क को, हॉट टी या मिल्क को जब सॉसर में डालते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सॉसर, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी और टी और मिल्क जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए हम उसको आराम से उसमें पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर।
कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं बेटा, हमारे पसीने को सोख लेते हैं गर्मियों में, और जब वो पसीना इवेपोरेट होता है तो वो इवेपोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से ही हीट को गेन कर लेता है, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और जो पसीना है हमारा वो इवेपोरेट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे पर हमने बताया कि ह्यूमिडिटी जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। वाटर वेपर्स कम है हॉट ड्राई डे पर, तो वाटर कूलर जो है उसमें जब वाटर इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी वो वाटर उस वाटर से लेगा जो कि कूलर के अंदर है, वो ठंडा हो जाएगा, और जब कूलर का पानी ठंडा हो जाएगा तो वो आपको ठंडी हवा देगा। हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कि अर्दन पॉट है आपके पास, अर्दन पॉट मीन्स मटका, वो आपको ठंडा पानी क्यों देता है समर्स में। ये देखो बेटा, ये अर्दन पॉट है, इसके अंदर पानी रख दिया जाता है। आपने कभी ध्यान से देखा हो, इस अर्दन पॉट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन छेद में से वो पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है हमारा। अब जो पानी एयर उसके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा वो इवेपोरेट होना चाहेगा, तो वो इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा, अंदर वाले पानी से। यहाँ से उसने एनर्जी ली जो पानी मटके के अंदर है और इवेपोरेट हो गया छेद में से। अब इवेपोरेट होने के लिए जब उसने एनर्जी अंदर वाले पानी से ले ली तो अंदर वाले पानी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। तो ये था बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कि वाटर वेपर्स इन एयर। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि पानी एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। आप क्या करो, एक गिलास ले लो, उस गिलास के अंदर आप आइस रख दो, तो वाटर वेपर्स जो है आपने देखा भी होगा कि गिलास के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, ये पानी की बूंदें एक्चुअली वो वाटर वेपर्स हैं जो कि एयर में थे, जो कि गिलास जिसके अंदर बर्फ़ रखी है और जो काफ़ी ठंडा सरफेस है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो कंडेंस हो गए। वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड में चेंज हो गए और वो पानी की बूंदें हमें गिलास के चारों तरफ दिखाई देती हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास वाटर loses its energy and gets converted to the liquid state which we see as water droplets। उन्होंने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी और वो कंडेंस हो गए और वो वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज हो गए। वो वेपर्स को जब आप ठंडा करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन हमने पढ़ा कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। इट कॉजेज़ कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, बॉइलिंग से कूलिंग हो ही नहीं सकती। बॉइलिंग तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता। इवेपोरेशन हमने पढ़ा कि सरफेस पर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और वो कुछ ही एनर्जी को गेन करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोरेट होंगे, यूँ तो होगा नहीं बेटा जो नीचे पार्टिकल्स थे पहले वो नीचे से आएंगे, उठेंगे, फिर एनर्जी को गेन करके फिर जाएंगे, नहीं। जो सरफेस पर हैं जो पार्टिकल्स वही ज़्यादा एनर्जी को गेन करके और इवेपोरेट हो जाएंगे। जबकि आपने बॉइलिंग में देखा होगा जब आप किसी लिक्विड को नीचे से गर्म करते हो तो उसके बुलबुले आपको ये बबल्स जो है वो नीचे से उठते हुए दिखाई देते हैं। तो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। बल्क माने अंदर के ये सारा पार्ट, ये सरफेस है और ये सारा पार्ट बल्क। तो बॉइलिंग बल्क में होती है और इवेपोरेशन सरफेस पर होता है। तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बल्क। तो ये चैप्टर था बेटा पूरा आपका कंप्लीट, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक को आराम से पढ़ सकते हैं और आपको वो पूरी की पूरी बुक का चैप्टर ये जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि